हे गाइस, दिस इज राहुल गुप्ता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, ये मेरा फर्स्ट टाइम हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और पता है बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा, एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है। तो मैं सोचा ना कि इतनी एक्सपर्टीज तो मैं रखता नहीं, जो रखता है उसके साथ हम पॉडकास्ट करते हैं। हमारे साथ हमारा भाई आया है, वरुण अग्रवाल। तो कैसे हाँ, हो भी आप? मैं बढ़िया भैया। आप बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा जब रैंक आई, मतलब कैसा लगा? हाँ, बहुत शॉकिंग मोमेंट था। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था और फिर मम्मा किचन में थी तो मैं भाग के गया। उनको ये न्यूज़ दी तो वो भी शॉक हो गए। सब लोग घर पे बहुत बहुत खुशी का माहौल था। अच्छा, आपकी फाउंडेशन में भी कुछ रैंक आई थी? नहीं, फाउंडेशन में रैंक उस टाइम रैंक थी नहीं एक्चुअली। अच्छा, मार्क्स ठीक थे। 329 समथिंग थे आई गेस। तो मतलब पहली बार रैंक का एक्सपीरियंस अलग से ही रहता है ना, मतलब पता ही नहीं ये होता कि हाँ हमारी भी आ सकती है। अच्छा, मतलब पता था कि हाँ आ जाएगी 50 तक, ऐसा कुछ था? नहीं, मुझे आइडिया नहीं था। मेरे पेपर ओके ओके गए थे। अबव अच्छा, एवरेज गए थे बट रैंक का एक्सपेक्टेड नहीं था आई गेस। मतलब रैंक थोड़ा अलग सा लगता है ना सुनने में कि हाँ भाई रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक, मतलब पूरे इंडिया में 70वां नंबर बहुत बड़ी बात है। मतलब अलग सा एक्सपीरियंस रहा। यस। सारे दोस्तों में हर जगह थोड़ा हाँ, सुपीरियर सा फील होने लग गया होगा फिर उसके बाद से। लाइफ चेंज हो गई उस दिन से। हाँ, मतलब थोड़ा सा लगता है ना कि यार यार बहुत बड़ी बात है यार, ऑल इंडिया में कितने लोग पेपर दे रहे हैं सीए के। हम्म। बहुत ज्यादा है, उसमें से भी 70वें नंबर पे आना पूरे इंडिया में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और तो मतलब हम बात करते हैं आपकी स्टडीज के ऊपर। मतलब मेरे से जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं कि एग्जाम जैसे स्ट्रेटजी क्या रहती है, मतलब आपकी प्लानिंग करी थी आपने? जैसे बहुत लोग प्लानिंग नहीं करते, प्रॉपर प्लानिंग करी थी पहले से ही? बट मैंने रैंक की प्लानिंग नहीं की थी। मेरे ऑफलाइन कोचिंग जैसे मुझे दिया था शेड्यूल वगैरह, मैंने उसको फॉलो किया। एंड थोड़े बहुत ऑनलाइन भी मैंने हेल्प ली, यूट्यूब लेक्चर्स एंड समरी नोट्स ये सब की। बट ऐसा टू द पॉइंट रैंक का कभी प्लान नहीं किया था। वाज अच्छा, अनएक्सपेक्टेड। यस। तो एग्जाम स्ट्रेटजी क्या रही, मतलब एग्जाम टाइम पे, मतलब 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, क्या मतलब कैसे प्लानिंग करा सब? यस। तो मेरे अक्टूबर के मिड में मेरे क्लासेस सब खत्म हो गए थे। उसके बाद हम्म। से मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की। और उसमें मैंने शेड्यूल ऐसा बनाया था कि हमको कोचिंग वालों ने प्रीलिम्स का एक शेड्यूल दिया था कि हर पहले 5 डेज में फुल सिलेबस प्रीलिम्स होगी। उसके बाद 2 डेज में, उसके बाद 1 डेज में, ऐसा। सो 3 to 4 हमारे राउंड हुए थे एग्जाम्स के। तो उसमें मेरा रिविजन्स के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी उसी के साथ हुई। तुम्हारी कोचिंग वालों ने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी थी हर तरीके से? यस। तो आपने कोचिंग कहाँ से ली थी मतलब? मैंने अहमदाबाद से ही ली थी। नवकार इंस्टीट्यूट एक नाम है। और एग्जाम प्रेशर वगैरह, मतलब कैसे ये सब कैसे हैंडल किया एग्जाम टाइम पे? अ, उसके लिए मैं सुबह मेडिटेट करता था, क्योंकि प्रेशर तो सबको होता है। वो तो हाँ, उसको तो इनएविटेबल है। ऐसा लगता है ना कि मतलब कि 2 ग्रुप दे रहा हूँ एक साथ, थोड़ा सा होता है ना कि लोगों को डाउट रहता है। मेरे से भी बहुत लोग पूछ रहे थे अभी कि मेरे को एक ग्रुप देना चाहिए, 2 ग्रुप देने चाहिए। जैसे कि एग्जाम के 3 महीने बचे हुए हैं, उनका एक ग्रुप प्रिपेयर है, अब वो सेकंड ग्रुप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मतलब कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कितना टाइम लेना चाहिए दोनों ग्रुप के लिए? फोर्थ ग्रुप का अगर किसी को एम करना है तो उसको इन एडवांस उसके पास 2.5 मंथ्स तो मिनिमम होना चाहिए। अब जैसे मई अटेम्प्ट है, उसके लिए आप अगर मार्च में भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, एग्जाम फॉर्म्स आ रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम 2.5 मंथ्स का प्लान रेडी होना चाहिए। क्योंकि आप एक साथ, हाँ, एक साथ सिंगल ग्रुप से डबल ग्रुप में स्विच नहीं कर सकते। उसके लिए पहले से मैं पहले से भी। ही प्लानिंग करनी चाहिए, बीच में माइंडसेट चेंज करना बेकार है। हाँ, उसके लिए आपको एक एक ही, मेरे भी फ्रेंड्स को मैंने यही सजेस्ट किया है कि एक फ्लो में अगर जाए तो बढ़िया रहेगा उसके लिए। अच्छा, तो आपने सेल्फ स्टडी दोनों ग्रुप के लिए कितना टाइम लिया था? और जैसे कि मैंने बताया, मेरे अक्टूबर मिड में एग्जाम्स, सॉरी, कोचिंग क्लासेस क्लासेस खत्म हो खत्म। गई। हम्म। हाँ, उसके बाद से मैंने नवंबर दिसंबर और जनवरी में हमारा थोड़ा टाइमिंग भी चेंज हो गया था इस बार एग्जाम्स में, तो उसके लिए हम्म। एक्स्ट्रा टाइम मिले थोड़े ऑडिट वगैरह पेपर में। सो इन अराउंड रफली 3 मंथ्स फॉर सेल्फ स्टडी। बस 3 मंथ इनफ जी, है? 3 मंथ्स बट फॉर अगर क्लास रिव्यू। सही से देखी हुई है तो? यस, यस, यस। क्लासेस है मैंने ना? रेगुलर की थी। स्किप, मेरा बैकलॉग उतना ज़्यादा था नहीं, तो मुझे हेल्प हुई फिर लास्ट में। क्योंकि लोगों का बैकलॉग हो जाता है, फिर उसके बाद उनको सेल्फ स्टडी पे प्रेशर आता है, टाइम मैनेजमेंट पे। यस। ओके, मतलब बेसिकली अगर पहले से क्लासेस हो गई हैं 3 मंथ तो इनफ है, मतलब बहुत इनफ है। अगर तुम्हारा हो गया तो लोग ये
जो रैंक की प्लानिंग करते हैं ना, मैंने देखा है कि वो 15 मंथ तक लेते हैं कि हाँ 15 मंथ लेते हैं हम रैंक लेके आएंगे, जो प्री प्लान करते हैं। तुम्हारा भी ऐसा कुछ था प्लान, मतलब 15 मंथ लेते हैं? हाँ, मुझे ऑफर हुआ था कि मतलब जैसे अर्ली बर्ड्स बैचेस होते हैं ना, कि फाउंडेशन के एग्जाम्स खत्म होते ही रिजल्ट रिजल्ट आने से पहले ही बैच ज्वाइन कर लेते हैं। बट एक्चुअली मेरे घर पे कुछ इश्यूज था, तो मैं कर नहीं पाया वो ज्वाइन। मैंने हम्म। रिजल्ट बाद ही करी। मैंने मार्च 8 या समथिंग को ज्वाइन किया, फिर मार्च से लेके अक्टूबर तक, आई गेस 9 मंथ्स आई गेस है। तो ऐसा No. तो अब तो लग रहा होगा कि अगर मैं कर लेता तो फिर ये 17 से भी ऊपर चली जाती रैंक, क्योंकि इतने कम टाइम में कर लिया, 17 आना बहुत बड़ी बात है। यस अगर यस। वो कर लिया होता तो और ऊपर बहुत ही अलग हो जाता। हम ना सब्जेक्ट वाइज एग्जाम स्टडीज की बात करते हैं, मतलब जो भी हम्म। लोगों को डाउट हो रहा है, जैसे हमारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 है। ग्रुप हाँ। 1 में कौन सा पेपर है जो दिक्कत करता है लोगों को मेनली? और सबसे लो ज्यादा का, कंफ्यूजन में। टैक्स और लो। यस। बेसिकली पता है, मुझसे भी जो लोग डाउट पूछते हैं ना कि टैक्स में, मेरे को क्या लगता है मैं अपना बताता हूँ। जैसे टैक्स में मैं क्या करता था, मैं ना प्रोविजंस पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, मैंने हम्म। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी। अब यस। जो लॉन्ग क्वेश्चन आते थे ना, मेरे को प्रोविजन सारे पता है और मुझे क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आ रहा, मेरे साथ तो ये इशू होता था। आप बताओ, मतलब टैक्स में कैसे कर सकते हैं? टैक्सेशन में। हाँ, टैक्सेशन में। ओके, सो मेरा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट था टैक्सेशन में टोटल इनकम का क्वेश्चंस। क्योंकि हाँ। कॉम्पोनेंट टेस्टिंग तो सबसे हो जाता है कि कैपिटल गेन्स का कर लिया, सैलरी का कर लिया, बट टोटल इनकम वाज समथिंग आई हेटेड। एंड मेरे हाँ, एग्जाम, सबके साथ। यस यस, एग्जाम्स में भी थोड़ा सा मुझसे वहाँ पे इशू हुआ था, आई गेस टाइमिंग का। हम्म। बट मैंने इसको 80% कंप्लीट कर दिया था, तो मुझे उसमें अच्छे मार्क्स मिले। तो उसमें मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में मुझे रियलाइज हुआ कि अभी रिविजन्स को छोड़ के उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि हम हमारे बैक ऑफ द माइंड ये चलते रहता है कि एक बार सारा सिलेबस पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे, बट फिर वो टाइम ही नहीं हो पाता उसके लिए। हम्म। तो तो मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, सही सफिशिएंट टाइम देना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस को। yes, मेरे पास एक आरटीपी एमटीपीएस की लिस्ट थी, मुझे एक फ्रेंड ने दी थी। तो उसमें आई गेस पास्ट 16 to 17 अटेम्प्ट के पेपर्स। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हमारा लो आता है, जिसमें लोगों को हम्म। दिक्कत होती है। तो लो की प्रिपरेशन कैसी रही? क्योंकि लो में लोगों को याद करते जितना उतना भूल जाते हैं पहले का। बहुत हम्म। मुश्किल है, और वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज लिखना, आईसीआई बोलते हैं ना, वर्ड टू वर्ड तो लिख ही नहीं सकता, कोई भी नहीं सकता, इतना सारा नहीं पढ़ सकता। तो कैसे करा था आपने लो? क्योंकि लॉ में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हमको थ्री हाँ। मॉड्यूल्स दी जाती है, और प्योर थ्योरी है वो भी। टैक्सेशन में तो चलो हम्म। मज़ा भी आता है, बट क्वेश्चन। लॉ थ्योरी है। सो मुझे ऑफलाइन क्लासेस में उतना सही से समझ नहीं आ पाया था, क्योंकि हम्म। क्लासेस चल रही थी, बट लॉ में उतना कनेक्शन नहीं बैठ रहा था मेरा। सो मैंने फिर शुभम सिंगल करके यूट्यूब हाँ। पे एक सर है, प्रोफेसर। हाँ, तो मैंने उनसे क्लासेस तो नहीं ली, बट उनकी एक समरी नोट करके बुक आती है। हाँ, तो अच्छा। मैंने वो ऑर्डर करी, और फिर उनसे यूट्यूब से लेक्चर्स, उनके रिवीजन लेक्चर्स मैंने लिए। सो उनका मतलब टू द पॉइंट प्रिसाइज नोट्स है, तो उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। फिर मैंने उसी से रिवीजन भी किए, फिर सेल्फ स्टडी भी की, तो लॉ में हेल्पफुल था। राइटिंग प्रैक्टिस। इन लॉ, हाँ। हाँ, तो जो हमारे प्रीलिम्स होते थे उसी के साथ हमारे वीकली टेस्ट भी होते थे क्लासेस के साथ। तो जैसे एक चैप्टर हो गया हमारा 1 2 3 ऐसा, तो उसके साथ वीकली टेस्ट भी हमारे ऑनगोइंग रहते थे, तो मैंने वो सब टेस्ट दिए हैं। और फिर लास्ट में जैसा बताया आपको मैंने, 4 to 5 हमारे राउंड हुए मॉक टेस्ट के। तो उसमें हम्म। मैंने एक पेपर छोड़ के बाकी सारे दिए। तो मेरे हम्म। इन ऑल 4 फुल पेपर टेस्ट हो गए थे, तो मेरे राइटिंग प्रैक्टिस भी इनफ हो गई थी। तो हमने दो सब्जेक्ट की बात करी थी ना, अब हम बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स में पहले क्या, मेरे टाइम पे क्या था, एडवांस अकाउंट और अकाउंट अलग अलग थे। जब मैंने एग्जाम दिए थे, दोनों सब्जेक्ट अलग थे। तो जी। एडवांस अकाउंट में सारे स्टैंडर्ड होते थे, अकाउंट्स में ज्यादातर प्रैक्टिकल होता था। अब तो सारा मिक्स कर दिया और मेनली सारा स्टैंडर्ड की तरफ चला गया। और मेरे को सबसे बेकार लगते थे स्टैंडर्ड, मतलब थोड़ा उसमें लिखना भी पड़ता था। तो आपने कैसे प्रिपेयर किया अकाउंट्स का पूरा एडवांस अकाउंट जो भी है? हाँ, आपने जो बोला वो हमारे टीचर ने भी यही बोला था कि पहले दो अलग अलग सब्जेक्ट्स थे। हम्म। सो सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर वेटेज थी। बट अभी क्योंकि एक ही के अंडर सबको कंपाइल कर दिया है, सब स्टैंडर्ड्स हम्म। प्लस मेन अकाउंट, उतना सबको वेटेज नहीं मिल पा रहा है। सो हम्म। मैंने ये चीज़ लास्ट के 2 मंथ में आइडेंटिफाई करी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं वो मेनली एमसीक्यूज में पूछते हैं, और एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है कंपलसरी मार्क्स का।
हाँ वो तो कंपल्सरी क्वेश्चन। हाँ, तो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पार्ट पार्ट को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली लिया था, उतने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी उसकी। और मैंने जो कोर अकाउंटिंग है, फॉर एग्जांपल आपका कंसोलिडेशन हो गया, अमालगमेशन, बायबैक, ये सब टॉपिक्स हम्म, है, इसमें मैंने मेन फोकस रखा था, क्योंकि मुझे एग्जाम में राइटिंग इसी में दिखानी है। सो हम्म, मैंने उसको प्रैक्टिस में रखा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट को मैंने कॉन्सेप्चुअलाइज तरीके से किया। सो उसमें एमसीक्यूज में मुझे इसमें हेल्प हुई। और क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस में मैंने जो सम्स होते हैं बड़े वाले, उनका किया था, तो उसमें भी मतलब ये दोनों की वजह से। स्मार्ट स्टडी करी थी, ऐसा नहीं है कि उसमें करते करते टाइम वेस्ट करना है फालतू का। हाँ। स्मार्ट तरीके से सारा कुछ करा था। अब बात करते हैं ग्रुप टू के बारे में। मेनली पता है लोगों को, कई लोगों को पता है, मैंने देखा भी, मेरे पास ना 2-3 मैसेज आए थे अभी कि उनका ग्रुप टू अटका पड़ा हम्म। है। और काफी टाइम से दो तीन अटेम्प्ट हो गया, अटका पड़ा है। वो कह रहे हैं ग्रुप टू में अब छोड़, मतलब बहुत लोग, मेरा एक दोस्त है मेरी फॉर्म में, ऐसा पेड काम करता है मेरे साथ में, तो उसका ग्रुप टू नहीं हुआ, उसने छोड़ दी सी। मेन लोगों को है ना ऑडिट फंस जाता है एग्जाम, मैंने देखा है जो। तो ग्रुप टू की यस, क्या यस। स्ट्रेटजी थी आपकी, मतलब कैसे करा था आपने? यस, ग्रुप टू में मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स का इस बार नहीं हो पाया। सो ग्रुप टू में मेरा कोर स्ट्रेटेजी यही था कि सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो कॉस्टिंग में, क्योंकि सम्स बहुत सारे हैं, वैरायटी ऑफ सम्स है, एक चैप्टर को लेके जाओगे तो अगर आप उसके मतलब क्वेश्चन बैंक देते हैं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें हम हम्म, सब नहीं सॉल्व कर सकते। तो जो हमारा फर्स्ट रिवीजन होता था हमारा मेरा, उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट थे, जो एबीसी एनालिसिस की थी उसमें मैंने हाँ, सिलेक्ट कर लिए थे। सेकेंड रिविजन्स के टाइम उसमें से कोर कोर पॉइंट्स ही देखने हैं। तो इसी तरह से मैंने बस फर्स्ट सेकंड थर्ड में उसको फिल्टर आउट करते रहा, और एग्जाम्स के पास पास जो मेन मेन सॉल्यूशंस होते हैं, उसके मेन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, मैंने वही देख के गया थे। और दो तीन चैप्टर जैसे बजट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें मैंने अच्छी सी ग्रिप बना ली थी, क्योंकि टीचर्स ने भी बोला था कि इसका मेनली वेटेज बहुत फोकस ज़्यादा इन्हीं अच्छा से आता है, मतलब एग्जामिनर का। हम्म। मैंने क्या किया था जब मैं दे रहा था ना कोस्टिंग का, तो एक हाँ। नमित अरोड़ा का ना बैच आता है, बीबीक्यू बैच। मतलब मेरे को ना ओके। इतना जिनसे मैंने क्लासेस ली थी ना, मतलब बहुत फेमस है यहाँ पे, तो दिल्ली में बहुत फेमस है। बट मेरे को तो बिल्कुल सही नहीं लगा उनका पढ़ाना, बिल्कुल बेकार था। इतने सारे क्वेश्चन, इतनी मोटी बुक, कैसे ही करेगा बंदा, मतलब इतने सारे। बट उस टाइम ना वीवीक्यू करके एक बैच आया था नमित अरोड़ा का, उसमें 120 क्वेश्चन थे बस। 120, और मैंने 120 क्वेश्चन करे, और मेरे 73 मार्क्स आ गए थे कोस्टिंग में। बिल्कुल। नाइस। बस जो जो चैप्टर मेन है मैं वही फोकस करता गया, क्योंकि उसमें एबीसी एनालिसिस करोगे ना, बहुत से चैप्टर बहुत कम 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 वेटेज के हैं, उसको करना बेकार ही है मुझे लगता है। ये आपने जो सही कहा ना कि एनालिसिस करके चैप्टर हमेशा आइडेंटिफाई कर लो कौन से इंपॉर्टेंट है, ये चीज जरूरी है। और क्वेश्चन भी क्या है ना, अगर तुम्हारे एक चैप्टर में 80 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट रिवीजन में तुमने कर लिए, सेकंड में कम कर दो उसको, 50 कर दो, थर्ड में फिर 30 कर दो, ऐसे करके ना कम करते जाना चाहिए। ये चीज तो सही है। हो रहा था कि एक बार हमारा 70 to 80 मार्क्स के ऊपर ग्रिप हो जाता है अगर कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में, तो फिर हम हम्म, बाद में छोटे चैप्टर्स को देख सकते हैं, क्योंकि हाँ। एक साथ फिर जंबल हो जाता है ना, तो फिर बहुत ज्यादा इशू होता है। यस। और स्टेप मार्किंग मिल जाती है छोटे चैप्टर में, थोड़ा बहुत भी कर दो ना, अगर तो 85 तो कवर ही कर लिया हाँ, 80 हाँ। एंड में, वहां से स्टेप मार्किंग करके आ ही जाते हैं। सेम सेम। हम्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। ऑडिट ऑडिट सबसे डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा लोग इसमें फंसते हैं। की स्ट्रैटेजी की बात करें तो हमको क्लासेस में, जैसे मैंने बताया आपको, तो क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में उतना ज़्यादा मुझसे, जैसे लॉ में मैंने बताया, थ्योरी थ्योरी में दोनों में मुझे यही प्रॉब्लम था कि इतना कनेक्शन नहीं बैठ पाता था मुझसे, इसलिए मैं हम्म। समझ जाता था कॉन्सेप्ट, बट पर लिखू जो कैसे? लर्निंग होता है। सॉरी। समझू, याद याद कैसे करके लिखे कैसे, हाँ, दिक्कत ये है। वही। ऑडिट में एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको कंसेप्ट पता हो तो एमसीक्यूज तो ठीक है, बट हम्म, रिटन में आपको जो कीवर्ड्स होते हैं और बुक आईसीएम मॉड्यूल के वर्ड्स होते हैं, वो चाहिए चाहिए एग्जाम्स में। तो मुझे बिल्कुल। उसमें लर्निंग करने में बहुत थोड़ा मुश्किल हो रही थी। तो उसके लिए मैंने शुभम केशवानी सर है ना, उनसे यूट्यूब में देखे मैंने उनसे लेक्चर्स, कि उनके हम्म। बहुत सारे ट्रिक्स हाँ हैं, हाँ, मैंने निमोनिक्स भी पढ़े वगैरह। हैं। यस। उनसे निमोनिक्स वगैरह मैंने पढ़ पढ़ के उनसे मैंने एक लिस्ट बना ली थी सारे निमोनिक्स की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे। जब तक मैंने हम्म। उनकी क्लासेस देखी तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो फिर मैंने सारे फिर से देख के एक लिस्ट बना ली कि ऐसा 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 ऐसा, और उनसे फिर मैंने किया, तो फिर ऑडिट में हेल्प हुआ।
अच्छा, ऑडिट में मतलब मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि यार सब कुछ नहीं पढ़ सकते। ऑडिट इतना लेंदी है राइट। ना, सब कुछ तो पढ़ ही नहीं सकते। फिर मैंने ऋषभ जैन, मतलब मैंने क्लासेस तो सोम केशवानी सर से ली थी। उसके बाद फिर ऋषभ जैन के ना यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स आते हैं, तो उसमें ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट करते हैं सारे। तो मैंने क्या करा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट किया। मैं कहा सारा तो पढ़ ही नहीं सकते, और कई चीजें ऐसे होती है जहां राइट। से क्वेश्चन बनते ही नहीं है, वो मैंने पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा मैंने उसको। फिर सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट वाली चीजों को रिवाइज करता गया, फिर उसमें एग्जामेशन आ गई। तो मेरे को वही लगता है कि ऑडिट में ना सारा पढ़ना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, सारी चीजों को पढ़ना और याद करना। याद तो कर ही नहीं सकते। मेनली कीवर्ड लो, उसको रट लो कीवर्ड बस, उसके बाद अपनी फ्रेमिंग कर लो आंसर को। यही हो सकता है मैक्सिमम। यस, यू आर और राइट, बट अभी ऑडिट में ना सिलेक्टिव स्टडी थोड़ा हैवी पड़ रहा है मुश्किल हो गई। स्टूडेंट्स के ऊपर। हाँ, आईसीएआई ने अभी मतलब थोड़ा नया पैटर्न निकाला है कि कहीं से भी कोई भी कॉन्सेप्ट से उठ के वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अच्छा, अभी दो तीन अ, अटेम्प्ट में आप जब बता रहे हो। जी जी, 2-3 अटेम्प्ट में, और मतलब एक्चुअली फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट्स में कि जो हमारे कोर चैप्टर्स होते हैं उसमें से तो आते ही है, बट कहीं से भी मतलब मैंने क्वेश्चन देखा था कुछ बैंक ऑडिट वगैरह से, तो उसमें भी पीछे के साइड में एकदम छोटे छोटे पैटर्न्स में फीचर्स वगैरह थे किसी चीज़ के। आई डोंट रिमेम्बर द वर्ड एग्जैक्टली, बट एक कॉन्सेप्ट की फीचर से उससे क्वेश्चंस उठा के। सो सिलेक्टिव स्टडी कैन हेल्प, बट मतलब अगर आपके पास टाइम है तो डिटेल में पढ़ना ये सही रहेगा। आपके हिसाब से बेस्ट वे क्या है ऑडिट करने का, मतलब टाइम के हिसाब से सब कुछ करना है अगर। अगर आपके क्लासेस चल रहे हैं तो आपको उसके साथ साथ ही या तो फिर सेल्फ नोट्स बना लो या फिर किसी टीचर के ऑर्डर कर लो। तो आपको उसको रेगुलर गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट जैसा सब्जेक्ट है वो लास्ट में अगर आप लेके बैठोगे तो मेरा भी ऑडिट में एक्चुअली यही प्रॉब्लम था कि मेरा लास्ट में थोड़ा बैकलॉग ऑडिट में, ऑडिट पर्टिकुलर ऑडिट में बहुत ज़्यादा बैकलॉग थोड़ा हो गया था कि बहुत सारा याद करने का बच्चा है, बट आपको पता होगा कि हमको हमारा डेट एक्सटेंड हो गया ऑडिट का। तो 12 to 13 डेज हमको एक्स्ट्रा मिल गए थे इस Jan 26 में। वो उन हम्म। दिनों में मैंने फिर ऑडिट का जितना भी बैकलॉग वगैरह था और जितना याद करने का था वो सब किया। उसके बाद तो वही मेरा पॉइंट ये है कि आपके क्लासेस चल रहे हैं उसके साथ साथ ही आपको रिवीजन और मेमोराइज वगैरह जो भी करना है आपको उसके साथ साथ ही करना पड़ेगा, लास्ट में टाइम नहीं मिलता है ऑडिट में। ओके। और उसके बाद हमारा लास्ट सब्जेक्ट बचता है एफएमएस से। तो अगर एफएमएसएम की स्ट्रेटजी का देखें तो एफएम इज वेरी सिमिलर टू कॉस्टिंग इन हाँ। प्रिपरेशन। उसमें भी मैंने सिलेक्टिव स्टडी ही की थी। सिलेक्टिव स्टडी बाय विच आई मीन कि जो एबीसी एनालिसिस करते हैं, पहले रिवीजन में मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये क्वेश्चंस मतलब थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं ना। मतलब हम देखते हम्म। हैं कि एक कॉन्सेप्ट है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, फिर एक थर्ड क्वेश्चन आता है उसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम्म। मैंने वैसे वाले क्वेश्चन आइडेंटिफाई करे कि जिसको मैं एक बार रिवाइज करूंगा तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स उस चैप्टर के रिवीजन हो जाएंगे। तो मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस को सर्कल करके उनका एनालिसिस किया था। और फिर एग्जाम टाइम में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि मैंने वो क्वेश्चंस को पिछले 5 बार देख चुका था। तो लास्ट में मैंने फिर गो थ्रू तुरंत तुरंत किया, तो फिर वही 1.5 डेज में सब रिवाइज हो गया एफएम का। ओके। और अच्छा, मैं ना एक चीज पूछना चाहता हूँ, मतलब सबसे बड़ा टास्क पता है क्या होता है? कि मतलब हम पढ़ते तो सारा है, सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, सब कुछ पढ़ लेते हैं और हमें हम्म, सब कुछ पता होता है। बट लास्ट में आके ना कैसे कंसाइज करना है कि 1.5 डेज में सिलेबस करना है मेरे को एक सब्जेक्ट का, वो कैसे प्लान करते हैं मतलब। उसी के लिए हमको जब प्रीलिम्स हमारे चल रहे थे कोचिंग में, तो हमको पहले 2 डेज का गैप मिला, फिर हमको 1 डेज का गैप मिला। तो उसी में हम वो फेस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको ये लाइक एग्जाम पीयर प्रेशर वो लोग फील पीयर नहीं कर पाते। प्रेशर। हाँ, वो लोग डायरेक्ट एग्जाम हॉल में ही जाके लिखते हैं, तो वो लोग स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाते। तो हमको प्रीलिम्स वगैरह में जब हमको वन वन डेज का टाइम मिला, तब हमने एक्सपीरियंस किया कि कैसे उस टाइम को यूटिलाइज करना है, कौन कौन से पहले जैसे टैक्सेशन बहुत बड़ा है, तो पहले से प्लानिंग कर ली थी कि जीएसटी वगैरह है उसको रात को खत्म कर दूंगा। फिर जो डीटी के बड़े बड़े चैप्टर्स है, पीजीबीपी सैलरी, उसको सुबह कर लूंगा। फिर टोटल इनकम के क्वेश्चंस जाते जाते देख लूंगा ऐसे। तो पहले से अगर आपने एक्सपीरियंस किया है 1.5 डेज का, तो
हेल्प हो तो जाती है आपने लास्ट मतलब में। आपके ट्यूशन में पहले से करा दिया था कि 1.5 दिन में कैसे करना है उसका पूरा तरीका, और कंसाइज कर लिया था सारे सब्जेक्ट को, सारे चैप्टर को कैसे कैसे हाँ जी। करना है उस तरीके जी, से। 4 राउंड थे ना प्रीलिम्स के, तो लास्ट वाले राउंड में हमको सबसे कम टाइम दिया था 1 डे का, तो उसी में मेरी प्रैक्टिस हुई थी। कि एसएम का बता देते हैं आप। हाँ, सो एसएम में क्योंकि प्योरली थ्योरी बेस्ड है, तो मैंने कोई और क्योंकि उसका कंटेंट भी बहुत शॉर्ट है, हमारे मॉड्यूल 200 पेजेस ही आई गेस, तो मैंने और हम्म। कोई उनके नोट्स वगैरह और कोई रेफर नहीं किया। उस स्ट्रिक्टली आईसीआई मॉड्यूल को ही मैंने स्टिक किया, क्योंकि उसी में मैंने कीवर्ड्स वगैरह मार्क कर लिए हाईलाइट करके, तो उसी को मैंने 4 to 5 टाइम्स, मिनिमम 4 to 5 टाइम्स उसको रिवाइज कर लिया, तो मेरे मन में जो भी कीवर्ड्स थे और स्ट्रक्चर वगैरह थे आंसर्स के, तो वो फिट हो गए थे। एंड क्योंकि एमसीक्यूज में भी प्योरली थ्योरी बेस्ड पूछते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके टर्म्स वगैरह, और हम्म। है ना, जो ऑथर्स के नाम होते हैं, तो वो सब हम्म। पूछते हैं, तो मुझे मेमोराइज हो गया था। तो एमसीक्यूज में तो मेरे आई गेस 15 में से 13 समथिंग आए थे, और ये तो तुम बाकी सही थ्योरी सही में। कह रहे हो कि मैंने भी एसएम में ऐसे ही किया था, मतलब बहुत कम सिलेबस है ना। मैंने तो 2-2 पेज के हाँ नोट्स बना लिए थे, 1-2 पेज के बहुत लिमिटेड लिमिटेड लिख के, हेडिंग हेडिंग लिख के, क्योंकि उसमें इतना है ही नहीं कुछ भी। हेडिंग हेडिंग लिख ली थी और मैं उसको रटता रहता था, क्योंकि कम सिलेबस है, 50 मार्क्स है, आधा वहीं से आ रहा है और कम सिलेबस है। मैंने तो ऐसा भी किया था, एग्जाम में भी ऐसे ही किया था। 1-2 क्वेश्चन पहले एफएम के करे, फिर मुझे लगा नहीं अभी नहीं आ रहा समझ, तो फिर मैंने एसएम अटेम्प्ट कर ली, जो मेरे को पूरा आता था। ऑन द पॉइंट आंसर होते हैं उसके सीधा, ये तो है। ऐसे तो में अब पहले, क्योंकि कंटेंट बहुत कम है और उसके स्ट्रेटेजीज भी बहुत कम थे कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है, तो पहले बहुत डर लगता था। पर जैसे जैसे मैंने मॉक टेस्ट वगैरह देते गया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें इतना पैनिक करने का चीज़ है नहीं। अपन जितना इसको रिवाइज करते जाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो वो ऑन द फ्लो आंसर्स आते जाएंगे उसके, फिर बाद में इशू अच्छा, कम हो गया। तो यस। मतलब आपने टोटल वैसे रिवीजन कितनी करी थी दोनों ग्रुप मिला के? दोनों ग्रुप मिला के मेरे अलग अलग थे सब सब्जेक्ट्स के। अच्छा, ग्रुप मतलब वन में जितने मैक्सिमम सब्जेक्ट थे उसके, सॉरी, एवरेज रिवीजन कितनी करी होगी आपने दोनों की मिला के? सब सब्जेक्ट्स की मेरी मिनिमम 2 रिविजन्स थे, बट ऑडिट ऑडिट के, हाँ ऑडिट के भी 2 ही थे। लॉ के मेरे 3 रिविजन्स थे। अदर देन क्लास ना, जो क्लास के बाद रिवीजन करी थी उसके अलावा, जो आपने बिल्कुल अलग से करी है? हाँ, उसको अलग से मैंने बताया कि 2 रिविजन्स सब सब्जेक्ट्स के मिनिमम। अच्छा, और इसमें मतलब आरटीपी एमटीपी का कितना रोल रहता है प्रिपरेशन में? आरटीबी एमटीबी तो गीता के समान है, उसको आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप रैंक तो छोड़ो, इफ इवन इफ यू आर एमिंग टू पास द एग्जामिनेशंस, देन आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू मैटर अ लॉट, तो उसको तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। आपने कितनी आरटीपी एमटीपी करी थी? मैंने रफली, क्योंकि मेरे पास लास्ट में थोड़ा टाइम का इशू था, तो मैंने रफली 5 to 6 अटेम्प्ट प्रीवियस अटेम्प्ट के किए थे। 5 to 6 बहुत ज्यादा ही है मेरे हिसाब से तो, पीछे। यस, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स के मैं नहीं कर पाया था, फॉर एग्जांपल एसएम वगैरह है, तो उसके इतने रेलेवेंट नहीं होते एसएम में, हम्म। क्योंकि वो लोग कुछ भी बना देते हैं क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपीज में, इतने हम्म। ज़्यादा रेलेवेंस नहीं था। बट जो कोर सब्जेक्ट्स है उसके मैंने 4 to 5 अटेम्प्ट के किए थे सब लिख प्रिपेयर। के करी थी या सिर्फ गो थ्रू करी थी? जो जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं टोटल इनकम के, तो उसमें हम्म। मैंने की पॉइंट्स हाईलाइट किए थे और छोटे छोटे को लिख के किया था। एक्चुअली मेरे अच्छा, पास एक गूगल ड्राइव का पेज था, उसमें 15 to 16 अटेम्प्ट्स के सारे सब एक साथ कलेक्टिव था, तो मुझे इतना हेक्टिक नहीं हुआ कि जाके सर्च करो, उसी को सामने रख के प्रैक्टिस करता था। ये तो सारी पढ़ाई की बातें कितनी सारी हो गई ना। वैसे हाँ, एक चीज और है, मतलब बहुत लोग होते हैं ना सोशल मीडिया क्विट कर देते हैं, सोशल मीडिया क्विट करते हैं, राइट। मतलब दूर हो जाते हैं फोन से। आपने किया था ऐसा कुछ? नहीं, मैंने इतना स्ट्रिक्टली सोशल मीडिया क्विट नहीं किया, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, कंट्रोल में। राइट राइट राइट, कंट्रोल में सब चीज़ करोगे तो आप उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता स्टडीज में। फॉर हम्म। एग्जांपल, जैसे टीचर्स के लेक्चर्स हो गए 3-4 आवर्स के, तो फिर मैं बीच में थोड़ा यूट्यूब खोल लेता था, आपके भी वीडियोस देखता था मैं, जो अच्छा। व्लॉग्स आपके होते हैं फॉर्म्स के, तो मुझे एक इंटर टाइम। प्रैक्टिकल इंसाइट भी मिलता था कि चलो अभी हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, तो
इसका क्या रोल यूज है। रहेगा हमारे आर्टिकल में। यस यस। हम्म। रिटर्न्स वगैरह जिसका आप बताते थे, और फॉर्म विजिट, तो एक अच्छा माइंड भी फ्री हो जाता था और स्ट्रेस भी फ्री हो जाता था। और इतना ज़्यादा मैंने क्विट नहीं किया, बट हाँ, जो अपने रील्स रील्स वगैरह होता है, रील्स एडिक्शन, वो मैं मुझे हाँ, हो गया था बीच में, तो मैंने फिर क्विट कर दिया शॉर्ट लास्ट में। कंटेंट है ना वो, करते जाओ स्क्रॉल, टाइम नहीं पता लगता। उसमें टाइम का पता नहीं उसमें लगता ना, कितना स्क्रॉल करते रहो। राइट, टाइम का पता भी नहीं लगता, उसमें हमको कुछ प्रोडक्टिव हमको मिलता भी नहीं है। हम्म। ये चीज तो है। बाकी अभी कैसा लग रहा है, मतलब रैंक वैंक के बाद अभी अभी क्या कर रहे हो आप? अभी तो मेरे क्योंकि थोड़ा मुझे होम टाउन जाना पड़ा था अहमदाबाद से, सो मेरे हम्म। आईटी ओसी ट्रेनिंग बाकी है अभी, तो मैं अभी वो परस्यू कर रहा हूँ। देन उसके बाद आर्टिकलशिप देखूंगा मैं। ओके, तो एक चीज और है जिस पे बात करते हैं हम, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट रहता है कितने घंटे, मेरे को तो कितने घंटे लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए। जबकि वैसे ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए क्योंकि सबके ऊपर अलग है, सबकी स्ट्रेटजी, सबका दिमाग अलग है, किसी को कितना टाइम लगता है पढ़ने के लिए, किसी को कितना टाइम लगता है। बट एक बेसिक टाइम मैनेजमेंट लोगों को दिक्कत होती है, पूछते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं अभी हम। राइट, क्योंकि जब हम क्लासेस हमारी चल रही होती है तब तो हमको इतना टाइम का नहीं हो पाता है कि चलो हमने 8 आवर्स की क्लासेस करी, उसके बाद जो टाइम बचा उस पे हमने सेल्फ स्टडी कर ली। बट वंस हम्म। द क्लासेस आर ओवर देन होल डे बिलोंग्स टू अस। तो हमको ही प्लान करना होता है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट पिक करना है, कौन सा, किस सब्जेक्ट को कितना आवर्स देना है। तो उसके लिए मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इशू हुई थी कि कहाँ कैसे अरेंज करूँ। And then from a YouTube video, I got to know about this app called YPT. तो इसमें बहुत सारे सीरीज ऑलरेडी यूज करते हैं YPT। तो उसमें क्या होता है ना कि आप सब्जेक्ट का गोल सिलेक्ट करके आप डाल सकते हो, फिर उसको आप चैलेंज सॉरी टास्क वगैरह ऐड कर सकते हो उसमें, कि मुझे आज ऑडिट का ये चैप्टर करना है। ओके। तो फिर मैंने वही लास्ट के 2-3 मंथ्स में मैंने वही ऐप से पूरी पढ़ाई की, तो मुझे बहुत हेल्प हुआ उससे टाइम मैनेजमेंट को लेके। ओके, क्लासेस सारी खत्म हो जाती है उसके बाद ना, एक दिन में कितने सब्जेक्ट लेते हैं? कई लोग 4 सब्जेक्ट लेते हैं, कई लोग 2 लेते हैं, कई लोग 3 लेते हैं, तो मतलब क्या स्ट्रेटजी रहती है इसमें आपकी? मैं तो स्टार्टिंग से मेरा यही था कि मैं 2 सब्जेक्ट ही लेता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा 3-4 सब्जेक्ट जो लोग देते हैं फिर उनको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं हम्म। मेरा सब सुबह सुबह मैं ऑडिट, जैसे थ्योरी हो गया, ऑडिट लॉ, वो उठा लेता था। फिर शाम को जैसे थोड़ा बहुत हमको आलस आ जाता है खाने वाने के बाद, दोपहर के हम्म। टाइम पे, तो मुझे टैक्सेशन जीएसटी ये जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं वो उठा लेता था, अकाउंट्स वगैरह। फिर शाम हुई, तो उसके बाद मैंने लास्ट में सुबह जो थ्योरी पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लिया, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, and हम्म। फिर ऐसा मेरा डे एंड हो जाता है। तो 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। और कितने घंटे पढ़ते थे मतलब? बेसिकली ये तो क्वेश्चन सब लोग पूछते ही हैं। के सो मेरा रफ होता था 9 आवर्स अ डे। अगर आप ब्रेक्स वगैरह थोड़े बहुत हटा दो तो उसका 8 आवर्स प्रोडक्टिव। यस। मतलब 8 आवर इनफ है, मतलब देखा जाए तो रैंक लाने के लिए। बट ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है ना, कितनी देर में उसको समझ आ रहा है। राइट ये राइट चीज राइट। भी है। अब ना एक चीज और पूछता हूँ मैं आपसे, चैलेंजेस कितने होते हैं मतलब सीए इंटर की प्रिपरेशन में? आपको क्या क्या चैलेंजेस होते हैं मेनली? मुझे तो मोस्टली सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मेरी फाउंडेशन में क्योंकि मार्क्स अच्छे थे, मेरे क्लासेस में हम्म। हाईएस्ट 329 थे। तो मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम यही था, मैंने सीनियर से यही पूछा था कि कैसे एक ईगो ना आने दे अपने ऊपर, एक हैवी एक बोलते हैं उसको, घमंड टाइप ना आने दे कि हाँ हाँ, मुझे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सब गया, आता अच्छे मार्क्स आ गए। है, राइट, मुझे तो सब आता है, मैं कर लूंगा, इंटर कुछ नहीं है। सो मेरे सीनियर ने मुझे इसी बारे में पहले गाइड किया था कि कैसे अपने आप को काम रखना है और एक नॉर्मल स्टूडेंट के जैसे प्रैक्टिस पढ़ाई करनी है, क्योंकि एक बार आपके पास्ट में अच्छा आ गया सक्सेस, तो फिर उसके बाद आपको ईगो आ जाता है, फिर आप अच्छे हम्म। आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी भी चीज तो मेरे है। यही प्रॉब्लम कि मेरा इंटर में रैंक है, तो मुझे काम रहना है और फाइनल की अच्छी से प्रिपेयर करनी है कि बाद में अच्छा आगे भी अच्छा हो पाए। हाँ, ये चीज तो बहुत सही बात कह रहे हो तुम। तो इस पॉडकास्ट को, पहला पॉडकास्ट था मेरा, इसको यहीं खत्म करते हैं।
और थैंक यू सो मच वरुण कनेक्ट होने के लिए हमसे। बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी स्ट्रेटजीज एंड सब कुछ आपने एक्सप्लेन करा, तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। तो इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं, और आगे भी अगर हम देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है इसका, आगे भी हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉडकास्ट पे देखते हैं। सेम, आई एम ठीक है वेरी वरुण। हैप्पी टू पॉडकास्ट विथ यू। थैंक यू।